ठीक है, प्रेम कुमार जी इसका जवाब ले। रोहित अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। रोहित अग्रवाल जी, समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में हो गए, तो उसके उलट 80 करोड़ लोगों को राशन भी देना पड़ता है। तो ये बातें कह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या तो आंकड़ों की बाजीगरी है या फिर गुमराह करने की कोशिश। देखिए विवेक जी, और कह रहे वो आएंगे, अगर उनकी सरकार बनी तो इसको रोका भी जाएगा, उन लोगों को उचित रोजगार देकर या फिर उचित व्यवस्था करके इसको बंद किया जाएगा। हाँ देखिए विवेक जी, ये बड़ा दर्दनाक स्टेटमेंट है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कि 80 करोड़ लोगों का राशन बंद किया जाएगा। खैर ठीक है, आप बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगी। जनता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे विश्वास कर रही है। और स्थिति ये है कि कपिल श्रीवास्तव जी हमारे अच्छे मित्र हैं। भाई इनकी आवाज बंद करिए तब तो बात समझ में आएगी। कपिल श्रीवास्तव हमारे अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये कह रहे हैं साहब 1947 तक का विजन मत बनाइए, मतलब आप 2047 तक का विजन मत रखिए। भाई साहब 5 साल का विजन। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, आप ही का सवाल मैंने पूछा है रोहित अग्रवाल से। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, तभी देश ठीक है, कपिल जी सुन लीजिए। ये सरकारें भाई आपके पूर्व मित्र रहे हैं, हो सकता है अभी भी मित्र होंगे, हो सकता है भविष्य में फिर आप लोगों का गठबंधन हो जाए। अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के सामने कि उसको पुनः चुना जाए। ठीक है कपिल जी। यश और रोहित अग्रवाल जी को स्क्रीन पर आइए जी। भाई जो देखिए, ये हकीकत को स्वीकार कर जी। रोहित अग्रवाल जी अपना जवाब पूरा कीजिए। नहीं देखिए, स्थिति ये है विवेक भाई कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, इनके पास कोई विजन नहीं है। हम मानते हैं इनके पास ना प्रत्याशी है, ना तो ये चुनाव लड़ पा रहे हैं, और इनको भी पता है कि ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए अभी प्रेम कुमार जी पूछ रहे थे जब सरकार बनेगी तभी तो कुछ होगा। बिल्कुल सही है प्रेम कुमार जी, परंतु आप बताइए धरातल में चुनाव दिख रहा है आपको? आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहीं पे आपको दिख रहा है कि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ पा रहा हो? अरे समाजवादी पार्टी की तो स्थिति है कि इनके एमपी के कैंडिडेट पर्चा तक नहीं भर पाए, पर्चा तक इनका खारिज हो गया। जो कांग्रेस से इनको भीख में एक सीट मिली थी एमपी के अंदर, लड़ झगड़ के अखिलेश वकिलेश और चिरकुट नेता करके जो एक सीट पाए थे ये एमपी में, उसका पर्चा तक नहीं भर पाए। भाई साहब ये क्या चुनाव लड़ेंगे? इनके पास कोई विजन नहीं है। ये कह रहे हैं 5 साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, 60 साल में तो कर ना पाए, 60 साल तक जो आपने राज किया। और स्थिति वही है कि ओपीएस की बात करते हो यहां पे डिबेट में आके, परंतु ओपीएस आपके मैनिफेस्टो से गायब मिलता है। आपके नेता खुद कहते हैं कि भाई ओपीएस के लिए तो भाई हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं। तो स्थिति है कि आप जातिगत जनगणना की बात करते हो, परंतु जहां पे आपके राज्यों में सरकार है वहां पे जातिगत जनगणना कराने से आप भाग जाते हो। तो आपका विजन कोई है नहीं, और आप तो खुद ही कह रहे हो कि 5 साल का विजन होना चाहिए। भैया 2047 तक का विजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपके पास तो दिमाग ही नहीं है कि देश की तरक्की कैसे होगी। आप तो खाली 5 साल देश को लूटने के लिए सरकार बनाना चाहते हो। यश श्रीवास्तव इसका जवाब देंगे। ठीक है रोहित भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। यश श्रीवास्तव इसका जवाब देंगे, फिर मैं अभय जी के पास जा रहा हूं एक और सवाल लेकर। अभय जी आपकी बारी, लेकिन यश पहले बोलेंगे। यश बोलिए। विवेक जी, सबसे पहली बात तो इन्होंने अभी फिर एक डेरोगेटरी बात कही है। ये हमारे साथी दल को एक भीख वीख की बात करेंगे तो इनको हर बात के लिए नरेंद्र मोदी के आगे भीख मांगनी पड़ती है। उनका नाम लिए बिना इनका मुंह नहीं खुल सकता है। दूसरी बात, ये असम की राजधानी दिसपुर का एक व्यस्त इलाका है। इस गली के लोगों को 2047 तक इस नाली के लिए रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, पता नहीं कितने इंजन, जनता के बैठने की जगह ही नहीं है। तो धरातल पर की जो बात होती है ना, तो आपको अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड का ध्यान रखना चाहिए। इस देश की पूरी जनता आपकी बेवकूफी से त्रस्त हो चुकी है। अरे संदेश खाली का नाम सुना है या श्रीवास्तव की नहीं सुना है? संदेश खाली मोदी ने सुना है संदेश खाली का नाम? बकवास मत करो, नहीं दोगे। संदेश खाली पे नहीं आ गए यहाँ पे बकवास करने, और तुमसे बात ही नहीं करना, तुम जो कोई भी हो। तुम कर रहे हो, कूदो। ना विजन है तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास नेता है, ना हमारे पास विजन लिखना नहीं आता है नरेंद्र मोदी को, समझे? जिस टेलीप्रॉम्प्टर में नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, वो टेलीप्रॉम्प्टर भी भाजपा ने नहीं बनाया है। आवाज नहीं निकलती है, कुछ नहीं आता है। 1947 में देश बैलगाड़ी पे था। आज अगर लिबरलाइजेशन है तो वो कांग्रेस के कारण है, सहयोगी दलों के कारण है। देश खाली पे तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि वहां पे तुम्हारे नेता महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम्हारे खुद के बड़े जाके तीर मारे हैं। हमारे नेता ने महिलाओं के साथ क्या किया? एक सबूत लाके तुम्हारे पास जनता के लिए कोई विजन है? 60 साल तक देश को तुमने मणिपुर जाके दिखाओ, किसानों के पास जाके दिखाओ, बेरोजगारों के पास तुम्हारे नेता की बकवास मत करो। तुम्हारे ये तुकबंदी, ये बकवास, ये संगठन में सिखाई जाती है तुमको संघ में, हम अच्छी तरह जानते हैं। एक तो इस डिबेट को मैं दोनों यश और रोहित आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, गांधी नेता है, इस डिबेट को पर्सनल डिबेट ना बनाएं।
देखिए दुश्मनी हो तो इतनी हो कि कभी ये किताब तपाक से मिल जाए तो शर्मिंदगी ना हो। रोहित जी और यश जी, आप दोनों से कह रहा हूँ, स्तर पे आपने काम किया होता तो पर्सनल डिबेट पर नहीं मत जाइए। नहीं, ये इनको एक तो ये मेरे समय के बीच में बोल रहे हैं, हो सकता है कभी आरएलडी यूपीए के अलायंस में आ जाए, फिर क्या करेंगे आप लोग? इंडिया अलायंस में आ जाए, फिर क्या करेंगे आप लोग? तो ये इस तरह के पर्सनल डिबेट ना करें। कपिल जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं आलोक जी एक सेकंड आ रहा हूं। अभय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अभय जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि ये जो लाभार्थी वोट बैंक है, इसको जरा दर्शकों को बताइए, जिस पर बीजेपी फोकस कर रही है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? अभय जी। विवेक, आपकी सवाल का जवाब देने के पहले मैं साउथ से आपने जो रिलेटेड सवाल किया था उस पर मुझे 2 बात और बोल दी है, थोड़ा ही समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का राह आसान करती महसूस हो रही है साउथ स्टेट में। कहां पर? तेलंगाना में बीजेपी का रास्ता आसान कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि वो बीआरएस के, बीजेपी वहां कांग्रेस पार्टी है, बीआरएस के बहुत सारे लीडर को अपने मिला लिया है। और अब वहां पर क्या स्थिति आ गई है कि अब पूरी तरह चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का हो गया है। और जब कभी भी बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है तो बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म करती है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी वहां भी आगे बढ़ जाएगी, एक अच्छा परफॉर्म करती है। मैं आपको बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर 190 सीट पर हुई थी। 175 बीजेपी जीती थी, 15 कांग्रेस जीती थी। 2014 में 189 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हुई थी। 166 सीट बीजेपी जीती थी, 23 सीट कांग्रेस जीती थी। दोनों इलेक्शन में बीजेपी जो आधी सीटें जीती है, आधी से ज्यादा जो सीटें जीती है वो एक कांग्रेस की जीती है। अब हम आते समय केरल पर, वहां एक बात बोल के हम आपकी बात के जवाब देंगे। केरल की स्थिति यह है कि तिरुवनंतपुरम सीट पर आज तक केरल में कांग्रेस बीजेपी ने कभी भी कोई सीट नहीं जीता है लोकसभा का। एक बार पिछले चुनाव में डेमोम सीट विधानसभा का जीता था। अभी तक कभी भी केरल में कांग्रेस का, केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुला है लोकसभा में। लेकिन इस बार तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि कांग्रेस का एक सेक्शन चाहता है कि शशि थरूर चुनाव हार जाए। क्यों हार जाए? क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी या गांधी शरीर को चैलेंज किया था कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में। सिग्निफिकेंट राइज है साउथ में, आप ये कह रहे हैं। भाई ये लाभार्थी वोट बैंक वाला, एक वोटर्स वाला एक जो सेगमेंट खड़ा किया बीजेपी ने, उस पर थोड़ा सा बता दीजिएगा जल्दी से। देखिए, यह बीजेपी का इसमें यह है कि जाति के बंधन को तोड़ना बीजेपी का मेन मुद्दा है। बीजेपी लाभार्थी वर्ग के मार्फत अपने जाति के बंधन को तोड़ करके कि कोई खास जाति से बीजेपी को कनेक्ट न किया जाए और एक ऐसा ग्रुप बने जो हर कास्ट का हो और हर तरह के लोगों का हो, और उसको लेकर के बीजेपी अपने आए। और इसका बीजेपी को अच्छा खासा फायदा मिलने की संभावना है। भूतकाल में मिला है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, दोनों स्तरों पर मिला है। और पहले जब मिला है तो कह सकते हैं कि इस बार मिल सकता है या मिलेगा। जल्दी से प्रेम कुमार जी, आपका रिएक्शन। ये लाभार्थी वर्ग वोटर में तब्दील होगा तो फिर बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि हाल के चुनाव में ये वोट बैंक बनता हुआ दिखा है बीजेपी के लिए। प्रेम कुमार जी। देखिए, लाभार्थी वर्ग हर समय रहे हैं इस देश में। जब 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था तब भी लाभार्थी वर्ग होता था, राशन पाने वाले भी होते थे, आज भी होते हैं। आज केवल पैकेजिंग करके पेश किया जा रहा है। आपको बताएं कि आज भी कल ही एक दैनिक, राष्ट्रीय दैनिक में थोड़े समय के लिए एक सर्वे आया, घंटा भर मुश्किल से रहा, उसके बाद वो हट गया क्योंकि उस सर्वे में इंडिया गठबंधन लीड कर रहा था। तो अंडर करंट जो है इस देश में अलग किस्म का चल रहा है। सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर एक अलग नैरेटिव है। ठीक है, जल्दी से आलोक जी का एक छोटा सा रिएक्शन। आलोक जी, आपका रिएक्शन लाभार्थी वर्ग को लेकर। प्रेम भाई की बात से मैं सहमत हूं कि हाँ, एक अंडर करंट है नॉर्थ में। नॉर्थ में कुछ जगहों पर अंडर करंट है जिसका बीजेपी कंपनसेट कर लेगी इस बार साउथ के सीटों से, क्योंकि साउथ में लाभार्थी वर्ग के कारण उनको तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरला में अच्छी खासी सीट की होगी। अब कितनी होगी ये मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन जो नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में ऑलरेडी 100% परफॉर्मेंस पर बीजेपी थी, ठीक है, तो उससे ऊपर तो जा नहीं सकती है, ठीक है, उससे तो नीचे ही आना होगा। ठीक है, यश कुछ कहना चाह रहे हैं? यश, आपका क्लोजिंग रिमार्क जल्दी से, 10 सेकंड्स। विवेक जी, देखिए पिछले 10 सालों में पेपर लीक हुए, अत्याचार हुए, हर किसी के पास, किसी ने भी अगर नौकरी या अपना हक मांगा, महिलाओं ने अपना सम्मान मांगा तो उन पर अत्याचार हुए। इस मैनिफेस्टो में भी आगे और लंबा खींचने के लिए बहानेबाजी है, कुछ भी सब्सटेंस नहीं है। कुछ दमदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी और साथी दल देंगे वो ठोस होगा। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, चलेगा नल खिलेगा कमल,
कहीं नहीं है टक्कर में, कोई चुनाव नहीं है, पूरी तरीके से एनडीए जीतने जा रही है, कहीं कोई चुनाव नहीं है, खुद इंडिया गठबंधन वाले कपिल जानते जी हैं। कह रहे हैं मुश्किल को साइकिल फैलाने के चलेगी लिए और 4 कुछ नहीं जून तक चलेगा। उनको जो बातें करनी है कर लें, पर 4 जून को या तो ढूंढे नहीं साइकिल का मिलेंगे, हैंडल हाथ के पास है और तो चलेगी सिर्फ फिर भी साइकिल। हो सकता है कपिल जी कह रहे खुला हैं। हो। ठीक है, या आप सभी शिवरात्रि मेहमानों का जैसे बहुत बहुत लोग शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त सीमित था, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन आज जब ये मैनिफेस्टो जारी हो रहा था, बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर रही थी, मैं खुद वहां पर मौजूद था। मैंने बीजेपी के सांसद और बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज तिवारी से ये जो संकल्प पत्र है इसे लेकर बातचीत की, आपको दिखाते हैं। मनोज जी, दो बात संकल्प पत्र को लेकर, बस दो बात इंडिया डेली से, क्या आपको बड़ी बातें लगी संकल्प पत्र में आज जो बीजेपी ने और पीएम मोदी जी ने जारी किया? हमको तो इसकी हर पंक्ति इस संकल्प पत्र की गूसबम्स लाती है, लेकिन 70 साल का किसी भी वर्ग का बुजुर्ग हो, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे हो या गरीबी रेखा के ऊपर हो, मध्यम वर्ग के हो या जो भी हो, अब वो 70 साल के हैं तो उनके 5 लाख रुपए तक का इलाज की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। इसको मैं जब से मैं होश संभाला हूं ना, तब तक की सबसे बड़ी घोषणा मानता हूं, सबसे बड़ा संकल्प मानता हूं। संकल्प ये भी बहुत बड़ा है कि जो 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन है अब वो 20 लाख तक मिलेगा। वो मात्र 3 या 4% के इंटरेस्ट पे मिलता है, जहां बैंक का 9-10% का इंटरेस्ट होता है, और वो बिना किसी बड़ी गारंटी के मिलता है। इस देश के युवाओं को 20 लाख रुपया मिल गया ना, हर युवा अपने आप को एक बड़ा उद्योगपति बना लेगा। इतना बड़ा संकल्प मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये पहले साल में नहीं किया, 10 साल में इन भ्रष्टाचारियों को चोट करके जो लूट से बचाया है देश को। हालांकि लूटने वाले तो आज भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जिस प्रकार से उन्होंने कहा ना कि भ्रष्टाचारियों पे ये चोट जारी रहेगी, ये भी गारंटी है। तो ये सारा कुछ व्यवस्था करके जो देश को संबल बनाया है, उसके बाद ये संकल्प आया है। तो इसको कहते हैं बहुत दूरदर्शी। चांद से ग्राम तक सबको इसमें हाँ, देखिए साधा गया। उनके पूरे, हम तो अभी जितना सुने हैं उतने में बोल रहे हैं। चंद्रयान से गगनयान तक, और वहीं आपके घर पे गरीब को इलाज तक, बुजुर्गों के इलाज तक। तो चांद से ग्राम तक, भोजन से सतयोजन तक। तो ये थॉट हमको, आपको, सबको भी सोचने को मजबूर कर सकता है जो इंडिया डेली देख रहे होंगे कि भैया ये तो सामान्य व्यक्ति कोई नहीं है, ये जरूर इस देश की जो संचित ऋषि मुनियों के और फकीरों के जो तपस्याएं हैं, उनका फल है नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनोज तिवारी सांसद राज्य बीजेपी के इस वक्त जुड़े हुए थे और बात कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या क्या विजन है, किस तरह से इस संकल्प पत्र में चांद से लेकर ग्राम तक की बात की गई है और एक पूरे वर्ग को, लाभार्थी वर्ग को जो फोकस करने की कोशिश की गई है।